हम सभी ये मानते हैं कि इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस और इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज फिजिकली दुनिया में बेस्ट हैं और ये बात पूरी तरह सच भी है। लेकिन जब हम ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक ऐसी रियलिटी है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं समझते। ग्लोबल कैटेगराइजेशन के मुताबिक हमारे पास अभी तक एक भी ट्रू टीयर 1 स्पेशल फोर्स यूनिट नहीं है। पर इसका रीज़न हमारे कमांडोज की कैपेबिलिटी नहीं बल्कि हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि इंडिया के पास क्यों कोई टीयर 1 स्पेशल फोर्स यूनिट अभी तक नहीं है। लेकिन इसको समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि टीयर 1 होने का मतलब आखिर है क्या। असली बात यह है कि टीयर 1 होना कोई फिटनेस या माइंडसेट की बात नहीं है। ये किसी सोल्जर का सर्वाइवल रेट या उसकी मार्क्समैनशिप का कंपटीशन भी नहीं है। ये एक पूरा मल्टी बिलियन डॉलर इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम होता है। जब हम स्पेशल फोर्स को ग्लोबली कंपेयर करते हैं तो लोग सिर्फ मसल्स या करेज देखते हैं, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर मसल से नहीं, इनविजिबल लॉजिस्टिक्स और डेटा से जीती जाती है। एक ट्रू टीयर 1 यूनिट जैसे अमेरिका की डेल्टा फोर्स के पास अपना खुद का एक ऑटोनोमस मिलिट्री स्ट्रक्चर होता है। टीयर 1 यूनिट के पास अपना अलग ब्लैक बजट होता है जिसे रेगुलर आर्मी कंट्रोल नहीं करती। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड का बेस ऑपरेशनल बजट लगभग 9.8 बिलियन डॉलर्स का होता है। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, ये स्पेशल ऑपरेशनल बजट पाकिस्तान के पूरे नेशनल डिफेंस बजट से भी बड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड, जिसमें इनकी डेल्टा फोर्स भी आती है, उनके पास लिटरली एक न्यूक्लियर आर्म पड़ोसी देश से भी बड़ा वॉलेट है। इसका मतलब यह है कि उन्हें मिशन पर जाने के लिए रेगुलर एयरफोर्स की नीड नहीं पड़ती। उनके पास अपना डेडिकेटेड 160th स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट है, जिसके पास हैवीली मॉडिफाइड स्टेल्थ हेलीकॉप्टर, स्पाई सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका का मॉडल फ्लॉलेस है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोसिस्टम उन्हें एसिमेट्रिक वॉर जीतने की गारंटी नहीं देता। लेकिन एक टीयर 1 इकोसिस्टम ऑपरेटर्स को हमेशा हाइपर स्पेशलाइजेशन में ट्रेन करता है, ऑलराउंडर स्किल सेट में नहीं। डेल्टा फोर्स जैसी टीयर 1 स्पेशल फोर्स यूनिट का एक डोर ब्रीचर अपने काम में इतना एक्सपर्ट होता है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वो दुनिया का कोई भी डोर ब्रीच कर सकता है। उनका एक हैकर वहां चॉपर में बैठकर पूरे शहर का पावर ग्रिड डाउन कर सकता है। उनका एक स्नाइपर अपने काम में इतना एक्सपर्ट होता है कि वो दुनिया की ऑलमोस्ट कोई भी स्नाइपर राइफल एक्यूरेटली फायर कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टीयर 1 ऑपरेटर कोई वन मैन आर्मी की तरह होते हैं जैसे अक्सर मूवी में दिखाते हैं, बल्कि समझने वाली बात यह है कि टीयर 1 का मतलब बहुत सारी चीज़ें करना नहीं, बल्कि एक चीज़ के ऊपर मास्टरी करना है। एक ऑपरेटर कोई ऑलराउंडर नहीं होता, बल्कि जो काम उसे दिया गया होता है उसमें वो बेस्ट होता है। ऑब्वियसली होल टीम इज इन्वॉल्व व्हेन कंडक्टिंग एन ऑपरेशन। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बात मेजर अविनाश साहनी जैसे कई स्पेशल फोर्सेस वेटरन ने खुद अपने पॉडकास्ट में बताई हैं। मेजर अविनाश साहनी खुद इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं और साथ ही स्पेशल ग्रुप में भी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के सभी सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक PDF में मौजूद हैं, ताकि आप खुद फैक्ट्स वेरीफाई कर सकें। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। हमारे ऑपरेटर्स फिजिकली सुपीरियर होने के बावजूद ब्रॉड मास्टरी पर रिलाई करते हैं। हमारे कमांडोज को एक ही टाइम पर डाइव, जंप और शूट सब खुद करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वो इंडिपेंडेंट हाइपर स्पेशलाइज्ड मैथमेटिकल मशीनरी नहीं है। अब सवाल यह है कि हमारे सिस्टम ने अभी तक ऐसी एलीट मशीनरी क्यों खड़ी नहीं करी। इसकी शुरुआत होती है हमारे फंडामेंटल जियोग्राफिकल रियलिटी से। टीयर 1 यूनिट बनाना एक टेक्टिकल चॉइस नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। अमेरिका एक मैरीटाइम एम्पायर है जिसके पास पूरी दुनिया में 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। उनका पूरा डिफेंस डॉक्ट्रिन ग्लोबल एक्सपीडिशनरी वॉरफेयर और पावर प्रोजेक्शन पर टिका है। अमेरिका 2 बड़े ओशन से प्रोटेक्टेड है, इसलिए उन्हें किसी इन्वेजन का डर नहीं है। और अमेरिका के ग्लोबल सुपर पावर बनने के पीछे एक बड़ा रीज़न मोनरोए डॉक्ट्रिन का भी है। इस डॉक्ट्रिन के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में और गहराई से समझेंगे कि कैसे इस डॉक्ट्रिन ने अमेरिका को आज द ग्रेट अमेरिका बनाया है। तो वापस आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। अमेरिका का पूरा डिफेंस मॉडल दूसरे देशों के बैकयार्ड में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए बना है। अगर आपको पूरी दुनिया पर कंट्रोल दिखाना है
तो आपको एक ओवर्ट स्ट्राइक फोर्स चाहिए जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर टारगेट को एक्सट्रैक्ट या डिस्ट्रॉय कर सकें और उस ऑपरेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट करके ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डेटरेंस मेंटेन कर सकें। लेकिन हम यहाँ अमेरिका के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ये समझ सकें कि क्यों आज भी इंडिया के पास एक ग्लोबल बेंचमार्क टियर 1 स्पेशल फोर्स यूनिट नहीं है। इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी इस मॉडल से बिल्कुल अपोजिट है। हम कोई डोमिनेटिंग पावर नहीं जो दूसरे कंट्रीज में पावर प्रोजेक्ट करें। हम एक कॉन्टिनेंटल नेशन है जो 2 न्यूक्लियर आर्म पड़ोसियों के बीच एक 2.5 फ्रंट का थ्रेट फेस कर रहा है। क्योंकि दुश्मन सीधा हमारे बॉर्डर्स पर खड़ा है, इसलिए हमारे लिए दूसरे कॉन्टिनेंट का होस्टेज क्राइसिस प्रायोरिटी नहीं होता। हमारी असली प्रायोरिटी लद्दाख के 18,000 फीट ऊंचे फ्रीजिंग रिज को दुश्मनों से बचाना है। इसलिए हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन हमेशा रगेड टेरिटोरियल डिफेंस पर फोकस करती है। यहाँ पूरा गेम कॉन्टिनेंटल मैथ पर चलता है। हमें हाइपर स्पेशलाइज्ड ग्लोबल बेंचमार्क स्पेशलिस्ट से ज़्यादा वर्सेटाइल कमांडोज की ज़रूरत है जो कश्मीर की वैली से लेकर सियाचिन के ग्लेशियर तक ऑपरेट कर सकें। लेकिन डॉक्ट्रिन के अलावा एक और इनविजिबल दीवार है जो हमारी फोर्सेस को रोक रही है, और वो है हमारी ब्यूरोक्रेटिक मैथ और सिविलियन प्रोक्योरमेंट का जाल। जब एक डिफेंस ऑडिटर अपना बजट स्प्रेडशीट दिखाता है तो उसके पास एक ब्रूटल चॉइस होती है। क्या हम हज़ारों करोड़ रुपए कुछ 100 कमांडोज के कस्टम स्टेल्थ चॉपर पर खर्च करें, या वही एग्जैक्ट पैसा 1.2 मिलियन रेगुलर इन्फेंट्रीमैन के बेसिक बूट्स, जैकेट्स और अन्य इक्विपमेंट्स पर लगाएं? इस कैश स्ट्रैप्ड बजट और यूनिट इकोनॉमिक को एक सिंपल एनालॉजी से समझिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक ब्रांड न्यू फॉर्मूला 1 कार खरीद ली, लेकिन आपने उसका एडवांस स्टीयरिंग व्हील इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि वो लोवेस्ट बिडर का नहीं था। आपके पास एक पावरफुल मशीन तो है, पर वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन से पैरालाइज्ड है। इस रूल को इंडिया में L1 यानी लोवेस्ट बिडर प्रोक्योरमेंट सिस्टम कहते हैं। सिविलियन क्लर्क करप्शन रोकने के लिए हर कॉन्ट्रैक्ट उस वेंडर को देते हैं जो सबसे सस्ता हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न वेपन सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। L1 सिस्टम इस सिस्टम अप्रोच को तोड़कर प्लेटफॉर्म खरीदने पर मजबूर करता है। इस L1 ट्रैप का एक बड़ा और हिला देने वाला एग्जाम्पल हमारा सिग सॉर 716 राइफल प्रोक्योरमेंट है। सरकार ने फ्रंटलाइन इन्फेंट्री और कुछ स्पेशल फोर्सेज यूनिट के लिए 659 करोड़ रुपए की नेटो राइफल्स खरीदी, लेकिन L1 रूल्स और इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट के चक्कर में उनके ज़रूरी ऑप्टिकल साइट्स इनिशियल फेज में नहीं आए। ऑडिटर्स ने स्प्रेडशीट पर पैसे तो बचा लिए, पर वेपन्स को अधूरा छोड़ दिया। हमारे ऑपरेटर्स के पास एक 800 मीटर रेंज का वेपन देकर नंगी आंखों से एम करने पर मजबूर किया गया, जबकि हमारी आंखें बायोलॉजिकली सिर्फ 300 मीटर तक का टारगेट ही प्रॉपर्ली देख सकती है। हमने एक वर्ल्ड क्लास लॉन्ग रेंज सिस्टम को इंस्टेंटली एक शॉर्ट रेंज वेपन बना दिया। हाल ही में गवर्नमेंट ने इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर इंट्रोड्यूस की है, जिसका मतलब यह है कि अब मिलिट्री के वाइस चीफ्स बिना L1 ब्यूरोक्रेसी के इमरजेंसी टेक डायरेक्टली खरीद सकते हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी क्विक पैच है, कोई परमानेंट इकोसिस्टम नहीं। इसी तरह की इनविजिबल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और हिडन स्ट्रक्चरल रियलिटीज हम ओसेंट इंडिया पर डिकोड करते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अब तक हमने देखा कि कैसे ब्यूरोक्रेसी और जियोग्राफी हमारी ओवर्ट मिलिट्री को लिमिट करती हैं, लेकिन इस L1 ट्रैप से निकलने के लिए जॉइंट ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने एक कदम और भी उठाया है। हमने AFSOD यानी आर्म फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन रेस की है। इसमें आर्मी के पैरा SF, नेवी के मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज को एक साथ लाया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी तक एक ट्रू स्पेशल ऑपरेशन कमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ इंटर सर्विस फ्रिक्शन का एक लंबा रोड ब्लॉक है। डिफेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपने स्पेशलाइज्ड एसेट्स किसी यूनिफाइड कमांडर को परमानेंटली नहीं देना चाहती, और नेवल यूनिट को डर है कि यूनिफाइड कमांड पूरी तरह से आर्मी सेंट्रिक हो जाएगी। इन इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से इस डिवीजन के पास अभी भी अपने इंडिपेंडेंट थिएटर लेवल पाइपलाइंस नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है एक डार्क चैप्टर। इन सारे रोड ब्लॉक्स का ये मतलब नहीं कि इंडिया क्रिटिकल कोवर्ट ऑपरेशंस नहीं करता। असलियत यह है कि हमें स्पेशल कैपेबिलिटीज चाहिए, पर हमारा सिस्टम ओवर्ट शो ऑफ पर बिलीव नहीं करता। और दूसरा, अभी इंडिया एज अ कंट्री हम ग्लोबली उस लेवल पर नहीं पहुँचे जहाँ हम अमेरिका की तरह कुछ भी कर सकें। सोचकर देखिए, अगर इंडिया कल को मदुरो जैसा ऑपरेशन पाकिस्तान में करता है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। एक इकोनॉमी जो अपनी ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करती है, दिस टाइप ऑफ मूव कुड बिकम सुसाइडल।
इसके अलावा हमारे डिप्लोमेटिक पोस्चर हमेशा नॉन इंटरफेरेंस और मोरल हाई ग्राउंड पर चलता है। अगर हमारी रेगुलर आर्मी ऑफिशियली बॉर्डर क्रॉस करेगी तो हैवी इंटरनेशनल बैकलैश और यूएन सैंक्शन लग जाएंगे। यूनिफॉर्म सोल्जर का दूसरे देश में जाना एक डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है, इसलिए हमने इस पूरी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और मीडिया को बाईपास करने के लिए अपने सबसे लीथल वेपन सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकालकर सीधा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में छुपा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी के अंदर 2 सीक्रेट स्पेशल फोर्सेज आती हैं, जिसमें से पहली फोर्स को स्पेशल ग्रुप और दूसरी फोर्स को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहते हैं, जो कि स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। इन फोर्स के अंदर जो यूनिट्स हैं उन्हें विकास बटालियंस कहा जाता है। ये यूनिट सीधा एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW के सेक्रेटरी के कंट्रोल में ऑपरेट करती हैं। इन कोवर्ट यूनिट का फंडामेंटल स्ट्रक्चर 1962 की वॉर के बाद बनाया गया था, और हैरत की बात यह है कि शुरुआती दौर में इनकी कोवर्ट ट्रेनिंग डायरेक्टली CIA ने की थी अंडर इस्टेब्लिशमेंट 22। ये डीप स्टेट क्राफ्ट डिकेड्स पुराना है और इसका प्रोक्योरमेंट बिल्कुल अलग है। इंटेलिजेंस एजेंसी के कंट्रोल में होने से ये घोष यूनिट्स 2 सबसे बड़े लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व करती हैं। पहला, ये लोग रेगुलर मिलिट्री का स्लो L1 प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं। RNAW के पास एक क्लासिफाइड ब्लैक बजट होता है जिसे ओपनली किसी सिविलियन ऑडिटर को नहीं दिखाना पड़ता। अगर स्पेशल ग्रुप को इमीडिएटली कोई एडवांस वेपन या ड्रोन चाहिए तो RNAW उसे क्वाइटली और इंस्टेंटली खरीद लेती है। वहाँ उन्हें सालों लंबा पब्लिक टेंडर प्रोसेस का वेट नहीं करना पड़ता। और दूसरा सबसे बड़ा वेपन है उनका प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट डिनायबिलिटी। अगर अमेरिका की डेल्टा फोर्स कोई एक्सट्रैक्शन करती है तो व्हाइट हाउस उसका क्रेडिट लेता है, लेकिन अगर स्पेशल ग्रुप बॉर्डर के पार कोई टारगेट एलिमिनेट करती है तो सरकार पूरी तरह मुकर सकती है। हम UN के पोडियम में खड़े होकर फ्रीली कह सकते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेज ने कभी लाइन क्रॉस नहीं की, क्योंकि स्पेशल ग्रुप टेक्निकली एक सिविलियन इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा है, कन्वेंशनल मिलिट्री का नहीं। हमारी शैडो डॉक्ट्रिन का सबसे पुराना और ब्रूटल प्रूफ है ऑपरेशन अपाचे। नवंबर 19, 2001 का वो दिन जब क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेटर ने हमारे इनोसेंट बकरवाल शेपर्ड्स को ब्रूटली बीहेड किया था। तब लेजेंडरी मेघदूत फोर्स से निकली 9 पैरा SF ने एक भयंकर रिटेलिएटरी रेड प्लान की। सरकार या मीडिया को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए बिना एक 70 कमांडोज की कंपनी लेवल स्ट्राइक टीम ने पिच डार्क नाइट में LOC क्रॉस की। इस डेंजरस मिशन को बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद ग्राउंड पर लीड किया था। उनके पास उस वक्त ना कोई स्टेल्थ चॉपर थे और ना ही सैटेलाइट अपलिंक्स। उनके पास सिर्फ प्योर ह्यूमन ग्रिट और उनकी टैक्टिकल मास्टरी थी। उन्होंने POK के अंदर लगभग 1 किलोमीटर दूर दुश्मन के लॉन्च पैड को पूरी तरह ओवररन कर दिया, और वो भी उनके एक मैसिव ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बिल्कुल नज़दीक। एक ब्रूटल क्रॉस क्वार्टर कॉम्बैट में उन्होंने हेड फॉर हेड मैसेज डिलीवर किया, जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी स्ट्राइक टीम बिना किसी फैटेलिटी के LOC के वापस इस तरफ आ गई, लेकिन हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पर इस डेंजरस सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा के लिए अनएक्नॉलेज्ड रखा गया, क्योंकि इंडिया का स्टेट क्राफ्ट ओवर्ट पावर प्रोजेक्शन से ज़्यादा साइलेंट लोकल डिटरेंस पर विश्वास रखता है। 9 पैरा SF के इस ऑपरेशन की बात हमने इस वीडियो में इसलिए की क्योंकि ऐसा देखा गया है कि स्पेशल ग्रुप और SFF में जाने वाले स्पेशल कमांडोज अधिकतर 9 पैरा SF से ही जाते हैं, क्योंकि हमारी 9 पैरा SF इंडियन आर्मी में सबसे पुरानी, सबसे पहली और सबसे एक्सपीरियंस्ड स्पेशल फोर्स यूनिट है। तो द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। इंडिया के पास ग्लोबल स्पॉटलाइट में ऑपरेट करने वाली एक ओवर्ट फंडेड Tier 1 फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ग्लोबली किसी को थ्रेटन नहीं करना। हमारे ऑपरेटर्स का टैलेंट और उनकी रॉ कैपेबिलिटी अनडिनाएबल है, लेकिन जब तक इंडिया की जियोग्राफी कॉन्टिनेंटल डिफेंस फेस करती रहेगी और जब तक हमारी डिप्लोमेसी एब्सोल्यूट डिनाएबिलिटी पर रिलाई करेगी, हमारे सबसे लीथल वेपन्स हमेशा शैडो में ही ऑपरेट करेंगे। वीडियो के एंडिंग में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में हमारे इंडियन स्पेशल फोर्स की काफ़ी सारी चीज़ों पर हमने बात नहीं की, जैसे कि उनके ऑपरेशंस, ट्रेनिंग एटसेट्रा, क्योंकि इस वीडियो का फोकस ये समझाना था कि इंडिया के पास आज भी ग्लोबल बेंचमार्क Tier 1 यूनिट नहीं है। इसलिए इस वीडियो को काफ़ी स्पेसिफिक रखने की हमने कोशिश की। अब आपके लिए आखिरी सवाल ये है कि आज के इस वोलेटाइल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में क्या इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए? क्या हमें ओपनली एक ग्लोबली डिप्लॉयबल Tier 1 यूनिट क्रिएट करनी चाहिए, या शैडो ऑपरेशंस ही फिलहाल हमारे लिए बेस्ट डिफेंस है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली डीप डाइव वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।